हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन का नेक्स्ट चैप्टर जो है इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स। दिस ऑडियो वीडियो इज़ मेड बाय मिसेस अंशु एंड आई होप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होती हैं, कितने तरीके होते हैं प्रेजेंटेशन देने के, ये सब मालूम हो जाएंगे। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट इज बिजनेस कम्युनिकेशन है क्या? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल विद इन एंड आउटसाइड अ कंपनी। आपको बहुत सारे इंटरनल और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट करना पड़ता है और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होती है जब एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट इस तरह से इंटरेक्ट करें कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं वो अचीव हो जाएं। इट्स पर्पस इज़ टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस एंड टू रिड्यूस एरर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्रॉप्स अप कि व्हाट आर द गोल्स ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। हमको अगर प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है तो उससे हमें क्या क्या अचीव हो जाएगा। पहला है टू सपोर्ट द एटीट्यूड, बिलीव्स एंड वैल्यूज़ एंड ऑडियंस ऑलरेडी होल्ड्स। देखिए, जिस ऑडियंस को हम एड्रेस करने वाले हैं उसका अपना ही एक नज़रिया है चीज़ों को देखने का, उसका एक वैल्यू सिस्टम है, उसके कुछ विचारधारा है, उसके बारे में उसकी कुछ आइडियोलॉजी है। तो हमें अपनी ऑडियंस की कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले समझते हुए प्रेजेंटेशन स्किल इस प्रकार से रखनी चाहिए कि हम उनके आइडियोलॉजीज़ को, उनके एटीट्यूड्स को, उनके बिलीव्स को सपोर्ट कर सकें। नेक्स्ट है टू इनोक्यूलेट एन ऑडियंस अगेंस्ट काउंटर परसुएशन। अब ये समझते हैं, कई बार हमें ऑडियंस को कुछ ऐसा समझाना पड़ता है जो कि उनको पसंद नहीं होता, जिसको वो करना नहीं चाहते। छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो ड्रग्स के चंगुल में फंस जाते हैं। अगर उनको अचानक से बोलेंगे से जस्ट से नो टू ड्रग्स, तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो इसको समझाने के लिए हमको क्या करना है, उनको परसुएड करना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि ये जो ड्रग्स होती हैं ये आपके लिए बहुत हानिकारक होती है। तो उसका दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे आजकल कोरोना चल रहा हुआ था हमारे देश के अंदर, जिसके तहत सबको मास्क पहनना कंपलसरी होता था। तो स्टार्टिंग में पीपल दे वर रिलक्टेंट टू वियर मास्क। धीरे धीरे अगर हम अचानक से बोल देंगे कि आपने बिना मास्क के घर नहीं निकल से बाहर नहीं निकलना, तो थोड़ा सा लोग इसको समझेंगे नहीं। तो हमने उनको परसुएड करना है कि मास्क ना पहनने से आपको कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। नेक्स्ट है टू चेंज एटीट्यूड। अब देखिए, बहुत ही मुश्किल काम होता है ऑडियंस के एटीट्यूड को चेंज करना, स्पेशली जब ऑडियंस हमसे डिसएग्री करते हैं या उनको बदलने का बिल्कुल भी विचार नहीं रखते अपने एटीट्यूड को। तब हम एकदम से उनका एटीट्यूड चेंज नहीं कर सकते हैं। हमको उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि हमारी कम्युनिकेशन इस प्रकार से हो कि धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप उनके एटीट्यूड को चेंज कर सकें। नेक्स्ट है टू प्रॉम्प्ट एन ऑडियंस टू एक्ट। अब देखिए, कम्युनिकेशन के माध्यम से हम जो लोग हैं उनको कन्विंस कर सकते हैं। उनकी हमारी स्पीच ऐसे परसुएसिव होनी चाहिए, ऐसी इंस्पिरेशनल होनी चाहिए, ताकि वो हमने जो उनको समझाया है या हम उनको जो कम्युनिकेट करने जा रहे हैं उस पर वो एक्ट भी करें। नेक्स्ट है स्टेज फ्राइट। अब आप देख रहे हैं ये लड़की है, ये माइक के सामने खड़ी है और बहुत परेशान लग रही है। तो ये जो स्टेज फ्राइट है हम सबकी ज़िंदगी में आती है। स्टेज फ्राइट होता क्या है कि स्पीच टेंशन होती है, इसको फियर ऑफ सिचुएशन भी कहा जाता है। ये जनरली किससे आती है, ये एक आती है हमारे एंटिसिपेशन ऑफ इवेंट से। हम पहले से सोच लेते हैं कि हम ठीक से स्टेज पर बोल नहीं पाएंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हम पहले हमें पसीना आना शुरू हो जाता है, हम सब कुछ याद भी होता है वो भूल जाते हैं। आप देखते हैं लड़की कैसे अपनी हाथों से अपने चेहरे को ढक रही है, अपने आप को कितने दबाव में फील करे। इसको स्टेज फोबिया के नाम से, परसिस्टेंस फोबिया के नाम से भी जाना जाता है। जब हमें बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना होता है तब जनरली हम सबकी ये सिचुएशन हो जाती है। अब इसमें क्या क्या होता है, साइंस ऑफ डिसकम्फर्ट, यानी हमें ऐसे कौन सी चीज़ें होती है जिससे पता चलता है कि वी आर नॉट कंफर्टेबल। कॉमन जो है वो है शेकिंग, हम काँपना शुरू कर देते हैं, हमें पसीना आना शुरू हो जाता है, बटरफ्लाइज इन द स्टमक, हमारा गला सूखने लग जाता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, वॉइस एकदम काँपने लग जाती है, हमारे जो नॉस्ट्रल्स हैं फूल जाती हैं, हमारे पूरी बॉडी का शेक करना शुरू कर देती है। तो ये सब सिंपल सिम्टम्स होते हैं कि हम कंफर्टेबल नहीं हैं। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ स्पीच एंजाइटी। अब ये होती क्यों है, अब कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिससे कि हम इतना अनकंफर्टेबल या हमारी स्पीच एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। पहला है लार्ज ऑडियंस। कई बार हम बहुत ज़्यादा ऑडियंस को देखकर घबरा जाते हैं कि हम इतनी बड़ी ऑडियंस को हैंडल नहीं कर पाएंगे।
दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में होता है, वो होता है लैक ऑफ प्रिपरेशन। कई बार आप देखते होंगे क्लास में आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए बोला जाता है, पर आप चूँकि पढ़कर नहीं आते, आपने अच्छे से तैयारी नहीं की होती, तो वो आपकी तैयारी ना करने की वजह से आपको एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है, आप स्टेज के सामने घबराना शुरू कर देते हैं। अगला होता है फियर ऑफ फेलियर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। हमको आता भी सब कुछ है, लेकिन हमें डर लगा रहता है कि हम कुछ भूल ना जाएं, हम कुछ गलत ना कर दें। तो इस फियर ऑफ फेलियर की वजह से हमको एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। अगला है हायर स्टेटस ऑडियंस। कई बार क्या होता है, हम ऑडियंस को समझते हैं कि हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है या हमको हमसे ज़्यादा मालूम है, तो हायर स्टेटस ऑडियंस की वजह से हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से भी हमारी स्पीच एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। अगला है हॉस्टाइल ऑडियंस। हॉस्टाइल ऑडियंस मतलब ऑडियंस ही आपको ठीक से तवज्जो नहीं दे रही, इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है, आपके साथ ठीक से इंटरेक्ट नहीं कर रही है, आपकी बात ही ठीक से समझ नहीं रही है, सुनना नहीं चाह रही है, तो आप भी तब आपको स्पीच एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। अगला है अनफैमिलियर सराउंडिंग्स। अनफैमिलियर सराउंडिंग्स को समझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, सपोज़ आपका कहीं कॉलेज के बाहर कोई इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन, आप किसी और कॉलेज में गए जहाँ पे आपकी सराउंडिंग्स बिल्कुल नहीं है, ऑडियंस बिल्कुल नहीं है, स्टेज बिल्कुल नया है, तो आप उससे फेमिलियर नहीं हो, जिसकी वजह से आप कोप अप नहीं कर पा रहे और आपका 100% नहीं आ पा रहा है और आपकी जो एंजाइटी है वो आनी शुरू हो गई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड स्पीकिंग स्किल्स। आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कई बार लोगों को प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलता या वो करना नहीं चाहते। अब ये जो स्पीकिंग एक्टिविटीज़ हैं, लाइक ग्रुप डिस्कशंस है, एक्सम्पोर है, आपकी जो क्लास में प्रेजेंटेशंस होती हैं, कई बार बच्चे जानबूझ के उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब जब पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं या उनको मौका नहीं मिलता है, तो वो अपने आप को इन्हांस नहीं कर पाते, उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाता, जिसकी वजह से स्पीच एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है हाउ वी कंट्रोल द स्पीच एंजाइटी। कौन कौन से तरीक़ों से हम स्पीच एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है डेवलप एन ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड टूवर्ड्स स्पीकिंग। ऑफ कोर्स अगर हम सकारात्मक होंगे तो हम सकारात्मक काम करेंगे और हमारी जो एंजाइटी है वो कम हो जाएगी। हम सोचेंगे ये अच्छा कि हम कर पाएंगे, आई कैन डू दिस, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। अगला है लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़ टू गेन स्पीकिंग एक्सपीरियंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी बच्चों को मौका मिलता है किसी भी तरह से, चाहे कॉलेज के अंदर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो रही है, कोई डिबेट हो रहा है, कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, कोई प्रेजेंटेशन देने का मौका मिल रहा है, कोई सेमिनार है, आप सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि जितना आप पार्टिसिपेट करोगे उतना आपको अपनी कमियों के बारे में पता चलेगा, उनको टाइमली आप रिमूव कर पाओगे। अगला है सेट रियलिस्टिक गोल्स। हम क्या करते हैं गलती, हम गोल्स या तो बहुत हायर सेटअप कर लेते हैं, बहुत लोअर सेटअप कर लेते हैं। तो जो गोल्स होने चाहिए वो अटेनेबल होने चाहिए, ना बहुत हाई ना बहुत लो। नेक्स्ट है यूज़ विजुअल इमेजिनरी टू इन्हांस परफॉर्मेंस। आप क्या कर सकते हो, अपने आप को इमेजिन कर सकते हो कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, लोग तालियां बजा रहे हैं, सब आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, जिससे कि आपका जो मोराल है वो बूस्ट हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ यूज़ ऑफ रिलैक्सेशन टेक्निक्स। आप देखते हैं बहुत सारे रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, जैसे योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप पेंटिंग कर सकते हैं, वॉट एवर यू फील लाइक, जिससे आपको रिलैक्स होता है, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, उससे आप अपनी स्पीच एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेज ऑफ डिलीवरिंग द स्पीच। पहला है एक्सटेम्पोरेनियस। जो एक्सटेम्पोरेनियस होता है उसके अंदर जो स्पीकर होता है वो किसी नोट्स का सहारा लेकर बोलना शुरू हो जाता है, यानी वो मेन पॉइंट्स नोट कर लेता है और उसके आधार पर अपनी स्पीच दे देता है। तो इट अलाउज मोर आई कंटैक्ट विद द ऑडियंस एंड इट ऑल्सो अलाउज यू टू एस्टैब्लिश अ रेपो एंड एनेबल्स यू टू मूव विद ईज। अब चूँकि आपने पहले से ही कुछ नोट डाउन कर रखा है, पहले से आपके पास कुछ मटेरियल है, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर रखे हैं और उसके सहारे से आप अपनी फर्दर स्पीच को तैयार कर रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है। अगला होता है रीडिंग। आप देखते हो न्यूज़ चैनल्स वाले न्यूज़ रीड करते हैं, ऑफकोर्स उन्होंने क्रैब नहीं कर रखी होती सारी न्यूज़। एक टेलीप्रॉम्प्टर होता है, एक ऐसा डिवाइस जो उनको वर्ड्स को रीड कर आपको आप तक पहुंचाता है और आपको लगता है कि वो आपके सामने ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन उनके सामने टेलीप्रॉम्प्टर होता है जिसकी मदद से वो रीड कर आपको बताते हैं। अगला होता है मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन क्या होता है, स्पीकर क्या होता है, सब पूरी स्पीच को याद कर लेते हैं और उसके बाद वो
प्रेजेंटेशन देते हैं। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक क्या होता है, कई बार आप भूल भी जाते हो, जब आपने सब लर्न कर रखा होता है तो कई बार भूल जाते हो, तो वहाँ पर आपकी जो ऑडियंस है वो आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर शक करना शुरू कर देती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू जो वर्ड है, प्रॉम्प्टनेस, यानी एकदम अचानक से, यानी आपको अचानक से टॉपिक दिया और आपने उसके ऊपर बोलना है। तो जो बहुत परफेक्ट होते हैं, जिनको कंटेंट की पूरी नॉलेज होती है, वो विदाउट टेकिंग टाइम अपनी स्पीच दे देते हैं ऑन द स्पॉट। नेक्स्ट है बेसिक प्रिंसिपल्स जो आपके प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। पहला है लुक नेचुरल। ऑफ कोर्स द फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ टू लुक नेचुरल। आपको आर्टिफिशियल नहीं लग रहा है, अनकंफर्टेबल नहीं लगना है, ऑकवर्ड नहीं लगना है। अगर आप अनकंफर्टेबल लगोगे, बार बार लेक्चर स्टैंड के ऊपर गिरोगे, हाथ को पकड़ोगे, या आपके हाथ में कोई चीज़ होती है उसको लेक्चर स्टैंड के साथ लगाओगे, जिससे आपकी डिस्कम्फर्ट शो होती है, आपके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो होता है, तो आपको सबसे पहला तरीका क्या है, अपने आप को कंफर्टेबल लगाना है, अपने आप को ईजी गोइंग लगाना है। दूसरा है मैच डिलीवरी एंड कंटेंट। अब ये देखिए, जो आप बोलने जा रहे हो उसके साथ आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन, आपके जेस्चर्स, आपकी बॉडी मूवमेंट, वोकल एक्सप्रेशन, सब कुछ साथ जाने चाहिए। अगर आप बीच बीच में एक मोनोटोनियस टाइप ऑफ स्पीच दे देते हो तो आपकी स्पीच को कोई नहीं सुनेगा। जैसे हम जब लिखते हैं तो हम पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं, तो जब हम बोलते हैं तो कहाँ पर हमारी वॉइस तेज़ होनी चाहिए, कहाँ पे स्पीड को धीरे कर लेना है, कहाँ पे हमें किसी वर्ड के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। यानी हमारी जो वोकल एक्सप्रेशंस हैं, बॉडी मूवमेंट है, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, हमारी स्पीच के साथ जाने चाहिए। अगला है मेक इट एप्रोप्रिएट। Another principle of good delivery concerns the choice of an appropriate style of presentation। जो हमारी ऑडियंस है, जो सिचुएशन है, उसके आधार पर ही हमको डिलीवरी यूज़ करनी चाहिए, प्रेजेंटेशन का तरीका यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारी टोन ऑफ वॉइस है, जब हम बच्चे के साथ बोलते हैं तो चेंज हो जाती है, जब हम बड़े के साथ बोलते हैं तो चेंज हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ एस्टैब्लिशिंग रेपो। If speaker fails to develop and maintains a positive relationship with an audience through the presentation, the purpose of speech will be lost। तो जो रेपो डेवलप करना है वो कैसे डेवलप होगा, जब आप अपनी ऑडियंस को अपने कॉन्फिडेंस में ले लोगे। इट इज़ इंटायरली द रिजल्ट ऑफ द डिलीवरी। आप उसके साथ एक कन्विंसिंग एबिलिटी डेवलप करें कि आप उसको कन्विंस कर पाएँ, वो आप उसको कॉन्फिडेंस में ले पाएँ और वो आपकी बात को समझें। नेक्स्ट है फिजिकल डिलीवरी।